अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पे उसको क्लोज किया था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर पढ़ी थी। मल्टी वाइब्रेटर बेसिकली क्या है, स्विचिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें आप स्विच कर सकते हैं ऑन ऑफ स्टेट्स में, जस्ट लाइक लॉजिक गेट्स जिनको आप स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मल्टी वाइब्रेटर में हमने बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है वो पढ़े थे। और बाइस्टेबल को इन डिटेल भी पढ़ा था कि उसमें 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं और उसके साथ ही उसमें कोई कैपेसिटर नहीं होता। और ये उसको हमने उसके डिफरेंट जो है वो चीज़ें पढ़ी थी। और इसमें जो इसका इम्पोर्टेंट हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो ये था कि हम अपने जो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर था ये हमने उसके साथ यूजेस भी पढ़े। उसको हम एक और नाम से जानते थे, उसे हम एलिस जॉर्डन या फिर फ्लिप फ्लॉप मल्टी वाइब्रेटर भी कहते थे। तो ये चीज़ जो है ये हमने सारी मल्टी बाइस्टेबल के बारे में पढ़ी थी। अब ये जो टॉपिक है जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपके जो है स्कीम में मौजूद है, जिसमें जो शिमिट ट्रिगर सर्किट है। अब ये जो शिमिट ट्रिगर सर्किट है ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की ही आप कह लें कि एक एप्लीकेशन है। तो इस शिमिट ट्रिगर सर्किट में आफ्टर द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर, इस ये उसके नाम से ये शिमिट ट्रिगर सर्किट, तो इट इज़ अ बाइनरी सर्किट एंड क्लोजली रिजेंबल एन मल्टी वाइब्रेटर। ये एक बाइनरी सर्किट है, मल्टी वाइब्रेटर से मिलता जुलता है और इसमें 2 स्टेबल स्टेट्स हैं। दैट्स वाई हम इसको बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से जो है वो रिलेट करते हैं और हम कहते हैं ये उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो दो इसमें स्टेबल स्टेट्स हैं और इसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट ऑफ द वोल्टेज डिटरमाइंस विच ऑफ द टू इज पॉसिबल। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड इमीटर कपल्ड, हम इसको इमीटर कपल्ड भी कहते हैं। इमीटर कपल्ड बाइनरी ऑसिलेटर हम इसको कहते हैं बिकॉज पॉजिटिव फीडबैक अकर्स बाय कपलिंग थ्रू द इमीटर रेजिस्टर। आर के थ्रू हम इसकी कपलिंग करते हैं, यानी Q1 और Q2 दो ट्रांजिस्टर इसमें इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये आप देखें ऊपर जो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इधर भी एक बना हुआ है, ये उसी फॉर्म में है ना। उसमें भी 2 हम ट्रांजिस्टर जो है वो NPN ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते थे, Q1 और Q2, और वो आपस में क्रॉस कनेक्शन होता था उनका। Q1 का जो है आउटपुट थ्रू कलेक्टर वो कनेक्टेड होता था टू द इनपुट ऑफ Q2 और जो इनपुट हम देते थे Q2 पे वो उसकी बेस पे देते थे। इसी तरह जो Q2 की आउटपुट होती थी एट फ्रॉम द पॉइंट B, वो यानी कलेक्टर से जो पॉइंट B से कनेक्टेड था उसको हम कनेक्ट करते थे टू द बेस ऑफ द जो आपका ट्रांजिस्टर Q1 है जो कि उसकी इनपुट थी। तो ये इसी तरह से ये शिमिट ट्रिगर में भी ये Q1 और Q2 जो है ये 2 ट्रांजिस्टर आपस में इंटरनली ये इंटरकनेक्टेड है। एक की आउटपुट जो है यानी पॉइंट A जो है वो थ्रू R3 वो कनेक्टेड होगा टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर जो Q2 है, और जो Q2 की जो आउटपुट है ये कलेक्टर से जो आपने ली है थ्रू पॉइंट B वो कनेक्टेड है टू द बेस ऑफ Q1। इस तरह ये आपस में क्रॉस कनेक्शन इनका भी होगा क्योंकि ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो इसमें यहाँ पे आप देखें ऊपर ये स्विच लगा हुआ है और प्लस VCC आपने इसको सप्लाई की हुई है। पॉइंट A जो है वो हमने ट्रांजिस्टर Q1 पे लिया हुआ है, ट्रांजिस्टर Q2 पे जो है वो पॉइंट B है। A पॉइंट पे जो है अगर आप इनपुट सप्लाई कर रहे हैं तो ये साइन वेव इनपुट देंगे, और ये शिमिट ट्रिगर सर्किट में क्या होता है कि आप आउटपुट पे स्क्वायर वेव लेंगे, यानी दे आप उसको साइन वेव रहे हैं और स्क्वायर वेव जो है वो आपको आउटपुट में मिलेगी। अब उसमें ये है कि दोनों ट्रांजिस्टर आपस में कैसे कनेक्टेड है, Q1 और Q2 थ्रू द जो आपका रजिस्टर RE है, ये उसके ज़रिए से जो आपस में ये कनेक्टेड है। और उसके बाद ये R1 और जो आपका R3 R2 तो कनेक्टेड है ना B पॉइंट से, तो R1 R3 और R4 ये 3 रजिस्टर्स जो हैं ये आपको वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा सर्किट है। इसमें हमने ये देखा कि जो इनिशियल स्टेट है इसमें क्वेश्चन कंडीशन आती है। क्वेश्चन कंडीशन का मतलब है कि इट कंसिस्ट ऑफ द 2 जो है स्टेबल, आप कह लें कि जो इनएक्टिव कंडीशन होती है उसे क्वेश्चन कंडीशन कहते हैं। और वो क्वेश्चन एक वक्त में एक जो आपका ट्रांजिस्टर होगा वो वर्किंग में होगा यानी एक्टिव होगा, और दूसरा जो है वो क्वेश्चन कंडीशन पे होगा। जैसे अगर शुरू में जो इनिशियल स्टेट है अगर Q1 कट ऑफ पे है तो उस वक्त Q2 जो है वो आपका कंडक्ट करेगा या फॉरवर्ड बाइस्ड होगा या जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन या टर्न ऑन स्टेट में होगा। ठीक है, और चूंकि ये आपस में दोनों क्रॉस कनेक्शन है इन दोनों का आपस में, तो अगर Q1 कट ऑफ है तो इसका जो आउटपुट है वो टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर Q2 को मिलेगा, यानी ये जो कट ऑफ की कंडीशन है ये बेस ऑफ Q2 के साथ कनेक्टेड होगी ना। तो Q2 जो है ये इसका कट ऑफ Q2 के साथ कनेक्टेड होगा, और Q2 का जो अगर Q2 सैचुरेशन में है तो इसकी जो आउटपुट है वो सप्लाई कर देगी जो सैचुरेशन कंडीशन है प्लस VCC पॉइंट A को। तो पॉइंट A पे जो प्लस VCC होगी वो इस Q2 के सैचुरेशन कंडीशन की वजह से होगी, और पॉइंट B पे जो 0 वोल्ट है वो Q1 के कट ऑफ होने की वजह से होगी। ठीक है, तो ये चूंकि ये क्रॉसली आपस में कनेक्टेड है तो बीच में क्वेश्चन कंडीशन वहां पे आएगी जहां पे कोई एक
जैसे अब ये कट ऑफ में अगर Q1 कट ऑफ में है तो ये क्वेश्चन कंडीशन है, यानी ये इनएक्टिव स्टेट में होगा इसका। और आपस में ये चूंकि कपल्ड है Q1 और Q2 दोनों थ्रू आपकी इमीटर रेजिस्टर RE से, इसलिए हम इसको इमीटर कपल्ड बाइनरी ऑसिलेटर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इमीटर की रेजिस्टेंस है उसने इन दोनों ट्रांजिस्टर्स Q1 और Q2 को जो है वो कनेक्ट किया है। अब अगर हम ये देखें, ये जो इसके मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे उसमें हम ये देखें कि हमारे पास जो रजिस्टर R1, R3 और R4, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे काम करेंगे अक्रॉस VCC एंड माइनस VBB विच प्लेसेस अ स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो फॉरवर्ड बायस देगा बेस ऑफ Q2 पे। ठीक है, तो ये बातें हम जो Q2 फॉरवर्ड बायस्ड है, क्योंकि जो आपने इनिशियल कंडीशन देखी है उसमें आपने देखा है कि आपकी जो स्टार्टिंग में आपका जो Q2 है वो सैचुरेशन कंडीशन में ना वो फॉरवर्ड बायस्ड है। हैंस द पावर इज फर्स्ट स्विच्ड ऑन, यानी अगर आपकी शुरू में जो पावर स्विच्ड ऑन होगी Q2 starts conducting, the flow of its current through RE places a small reverse bias on the base of Q1, thereby cutting it off। ठीक है ना, तो जो आप उसकी जो आप रजिस्टर RE से उसको कनेक्ट करें, स्मॉल रिवर्स बायस आप देंगे बेस ऑफ Q1 के ऊपर, और जब Q1 की बेस पे उसको जो है रिवर्स बायस मिलेगा तो उसकी वो कट ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। तो ये इस तरह ये आपस में स्विचिंग होती रहेगी। सो कॉन्सिक्वेंटली आपका कलेक्टर Q1 जो है वो राइज करके प्लस VCC पे पहुंच जाएगा, और दिस पॉजिटिव वोल्टेज कपल्ड टू द बेस ऑफ Q2 थ्रू R1 ड्राइव्स Q2 इनटू सैचुरेशन एंड होल्ड्स इट देयर। तो ये जो इनिशियल स्टेट है ना, यानी कहने का मकसद है कि जो आपकी इनिशियल स्टेट है स्टैटिक स्टेट है, या जिसको हम क्वेश्चन कंडीशन कहते हैं, इनिशियल में जो शुरू की कंडीशन है ऑफ द श्मिट ट्रिगर सर्किट, वो ये है कि Q2 जो है वो सैचुरेशन में था और Q1 जो है वो कट ऑफ में है। और Q2 अगर सैचुरेशन में है, अगर हम इधर से देखें तो अगर Q2 आपका सैचुरेशन में है तो Q2 के सैचुरेशन में होने की वजह से आपका पॉइंट A जो है वो प्लस VCC पे आ जाएगा क्योंकि क्रॉस कनेक्शन है, और Q1 के कट ऑफ होने की वजह से जो पॉइंट B जो है जो कि पॉइंट B कहाँ पे है, एट द कलेक्टर ऑफ Q2 ना, तो वो जो एट द कलेक्टर ऑफ Q2 जो पॉइंट B है वो इस Q1 के कट ऑफ होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट पे आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन, ये 3-4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स के फॉर्म में उन्होंने इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 कंडीशंस के उन्होंने 4 पॉइंट्स बना के लिखे हुए कि Q2 जब सैचुरेशन में है और Q1 कट ऑफ पे है, तो Q2 के सैचुरेशन में होने की वजह से आपका जो कलेक्टर ऑफ Q1 है वो प्लस VCC पे है, और Q1 के कट ऑफ होने की वजह से आपका कलेक्टर ऑफ Q2 जो है, कलेक्टर ऑफ Q2 कौन है, आपका पॉइंट B है ना, वो एट 0 वोल्ट है। तो ये उन्होंने आपको ये इसकी 4 पॉइंट्स बताए हैं। अब होगा क्या कि आपने ये पढ़ा था कि बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वो होता है जिसमें बगैर किसी इनपुट के ट्रिगर के आप उसकी एक स्टेबल स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज नहीं कर सकते, यानी स्विचिंग खुद से नहीं होती। स्विचिंग जब कोई ट्रिगर आप देंगे, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल की पल्स दें या नेगेटिव हाफ साइकिल की पल्स दें, हमने पहले नेगेटिव ट्रिगर से देखा था। अब अगर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल उसको देंगे तो आपका जो टोटल साइनोसाइडल वेव है ना, उसमें एक इस तरह से होता है ना, टोटल जो साइनोसाइडल वेव है उसमें एक पहले क्रेस्ट है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और उसके बाद ट्रफ गुजरती है, वो नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। तो पहली जो आपकी हाफ टाइम है उसमें आपकी क्रेस्ट पास कर रही है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिप्रेजेंट करती है इनपुट ऑफ द AC वोल्टेज के, जो कि उसको ट्रिगर करेगा आपके इनपुट को। तो जब फर्स्ट हाफ साइकिल उसका गुजरेगा इनपुट सिग्नल का, तो वो उसको ट्रिगर करेगा इनपुट को, और इसकी वजह से जो Q1 आपका पहले कट ऑफ पे था वो अब स्टार्ट्स टू कंडक्ट, यानी अब वो कंडक्टिंग उसकी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, और इस वजह से जो आपकी कलेक्टर वोल्टेज है वो ड्रॉप करेगी, यानी नेगेटिव स्विंग करेगी, और दिस नेगेटिव स्विंगिंग वोल्टेज जो है वो बेस ऑफ द Q2 के साथ जाके कनेक्ट होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आउटपुट आएगा Q1 का वो यानी कलेक्टर के ऊपर जो उसका आउटपुट आएगा वो जाके कनेक्टेड होता है बेस ऑफ द Q2 के साथ ना वाया R3, ठीक है, जो रजिस्टर आपने लगाया हुआ है, और वो उसको रिड्यूस करेगा उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग को, जो क्योंकि Q2 आपका पहले सैचुरेशन में था ना, तो वो उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग को रिड्यूस करके उसको किस तरफ लेके जाएगा, कट ऑफ की तरफ लेके जाएगा, और फाइनली फिर आपका वो Q2 जो पहले सैचुरेशन में था वो अब किस तरफ चला जाएगा, वो अब कट ऑफ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। सो कंसिक्वेंटली जो रिवर्स बाइस ऑफ Q1 इज फर्दर लोअर्ड एंड इट कंडक्ट्स मोर हैवीली, एज अ रिजल्ट जो कलेक्टर वोल्टेज ऑफ Q1 है वो फॉल करेगी, और जो Q1 की जब कलेक्टर वोल्टेज फॉल करेगी, देयर बाय ड्राइविंग द Q2 स्टिल क्लोजर टू कट ऑफ, एंड दिस प्रोसेस इज क्यूमुलेटिव एंड एंड्स अप विद 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा आपकी कंडीशन। जो पहले Q2 सैचुरेशन में था वो अब क्या करेगा, वो अब कट ऑफ की तरफ चला जाएगा, वो कट ऑफ हो जाएगा, और उसके ऊपर जो उसकी कलेक्टर का पॉइंट है वो प्लस VCC को अप्रोच करेगा। और Q2 का जो कलेक्टर का पॉइंट कौन है, Q2 का कलेक्टर का पॉइंट आपका B पॉइंट है ना, तो B पॉइंट जो इनिशियल स्टेट में 0 वोल्ट पे था अब वो प्लस VCC की तरफ चला जाएगा,
और जो आपकी Q1 पे जो पहले कट ऑफ था, अब चूंकि Q1 सैचुरेशन में आ गया, तो इसकी जो क्रॉस कनेक्शन हुआ हुआ है इसके कलेक्टर के साथ हुआ हुआ है ना, जो आपने बी पॉइंट का जो कलेक्टर है प्लस VCC, वो जब आप देंगे Q1 की बेस पे, तो Q1 जो है अब वो उसका जो पॉइंट A है वो पहले प्लस VCC था, अब वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस कनेक्शन से हमें ये फ़र्क पड़ा ना कि Q1 कट ऑफ से सैचुरेशन में चला गया और Q2 सैचुरेशन से कट ऑफ में चला गया। Q2 की जो बी पॉइंट था जो पहले 0 वोल्ट पे था वो प्लस VCC हो गया। ठीक है, वो प्लस VCC उसे कहाँ से मिली है, जो क्योंकि Q1 जो है अब वो सैचुरेशन में है ना, तो उसकी सैचुरेशन की वजह से बी पॉइंट प्लस VCC पे चला गया, और Q2 जो अब कट ऑफ हुआ है उसकी जो आउटपुट है 0 वोल्ट, वो अब पॉइंट A पे चली गई है। ठीक है, तो ये काम हुए हैं रिवर्स, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि स्विच क्रॉस कनेक्शन से होता है। तो ये दो बातें कि Q1 अब कंडक्टिंग करने लगे एट द सैचुरेशन विद इट्स कलेक्टर वोल्टेज ऑलमोस्ट 0, और Q2 जो है वो कट ऑफ हो गया विद इट्स कलेक्टर वोल्टेज नियरली VCC। कलेक्टर वोल्टेज वो कह रहे हैं किस पॉइंट को कह रहे हैं, ये जो क्योंकि Q2 जब कट ऑफ हुआ है तो उसका जो पॉइंट B है ना, वो अब VCC पे चला गया जो पहले 0 वोल्ट पे था, और Q1 जब कंडक्टिंग कर रहा है एट सैचुरेशन, तो उसकी जो कलेक्टर वोल्टेज है, कलेक्टर वोल्टेज किसको कह रहे हैं, वो जो आप पॉइंट A ले रहे हैं उसका, वो अब पहले प्लस VCC था, अब वो ऑलमोस्ट 0 वोल्ट पे चला गया। तो ये दो काम हुए हैं जब फर्स्ट हाफ साइकिल यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो इनपुट AC वोल्टेज का गुजरा है। अब जो नेगेटिव हाफ साइकिल जब गुजरेगा यानी ट्रफ पास करेगा साइन वेव का, तो अब जब ट्रफ पास करेगा साइन वेव का ये वाला पोर्शन, तो फिर उसमें क्या होगा, व्हेन द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज, अब दोबारा अगेन जो है उसकी रीस्विचिंग हो जाएगी। अब जो अगेन रीस्विचिंग होगी वो कैसी होगी कि आप दोबारा इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। यानी आप पहले इनिशियल स्टेट क्या थी, आपकी इनिशियल स्टेट ये थी ना कि आपका Q2 सैचुरेशन में था और Q1 कट ऑफ था। ठीक है, तो अब दोबारा से आप जब नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरेगा, तो ये जो आपकी Q1 कंडक्टिंग करने लग गया था, ये दोबारा से रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स बायस होने की वजह से क्या होगा कि ये जो है वो कट ऑफ की तरफ जाएगा, और वो जो Q2 जो आपके जो कट ऑफ हो गया था, वो अब क्या चलेगा, वो अब सैचुरेशन की तरफ जाएगा। तो अब दोबारा से आपने अगेन जो रीस्टैब्लिश कर लिया है ओरिजिनल कंडीशंस को कि Q1 इज कट ऑफ विद कलेक्टर वोल्टेज प्लस एट VCC, और Q2 एट सैचुरेशन विद कलेक्टर वोल्टेज 0 वोल्ट। और ये दो वो पॉइंट्स हैं, ये वो दोनों स्टेट्स हैं जो आपने शुरू में यहाँ पे इनिशियल स्टेट्स में बताई थी कि Q2 सैचुरेशन पे होगा, और उसकी जो कलेक्टर वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी 0, उसकी जो कलेक्टर Q2 की जो कलेक्टर वोल्टेज है वो 0 वोल्ट पे आ जाएगी, और Q1 जो है वो कट ऑफ पे होगा, और उसकी कलेक्टर वोल्टेज यानी पॉइंट A जो था वो प्लस VCC हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगेन से आपने जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरेगा तो दोबारा से रीस्टैब्लिश हो जाएगी ओरिजिनल कंडीशन। सो इट कंप्लीट्स वन साइकिल, इसमें एक साइकिल कंप्लीट हुआ है जिसमें आप पहले क्रस्ट की बात हमने की, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल जब गुजरा है, तो ये कंप्लीट साइकिल जब आपका गुजरेगा एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, तो उसके नतीजे में आपकी इनपुट जो दो वोल्टेज हमने ली थी V1 और V2, अब जो V1 वोल्टेज है ये इस पॉइंट पे ये लेवल कर रहा है एट विच Q1 इज कट ऑफ। ठीक है, तो V1 जो है वो Q1 कट ऑफ को शो कर रहा है, और ये जो ऊपर वाला वोल्टेज V2 है ये लेवल शो कर रहा है जब Q1 कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो साइन वेव है इससे आपको आउटपुट में, जब आप आउटपुट का ये इनपुट वोल्टेजेस और टाइम का ग्राफ था, जब आप आउटपुट वोल्टेज और टाइम का ग्राफ देखेंगे तो आपकी साइन वेव जो है वो एक स्क्वायर वेव बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो काम है श्मिट ट्रिगर सर्किट का, ये एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। जब जब उसमें से पॉजिटिव एक हाफ साइकिल गुजरेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरेगा, तो जो भी उसकी इनिशियल स्टेट होगी वो उसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, और फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरेगा तो दोबारा वो अपनी इनिशियल स्टेट को रीगेन कर लेगा, और इस तरह से आपकी एक साइन वेव जो है वो एक स्क्वायर वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ग्राफ आपने बनाना है आउटपुट इनपुट वोल्टेज और इनपुट और टाइम का, और आउटपुट वोल्टेज और टाइम का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से इसकी जो है आउटपुट पल्स की जो विड्थ है वो किस तरह से होगी, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ड्यूरिंग विच द Q2 इज कंडक्टिंग। जो आपकी चौड़ाई है ना आपके ग्राफ की, ये जो विड्थ है स्क्वायर वेव की, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये वो टाइम है जितनी देर तक Q2 कंडक्ट करता रहा। ठीक है, सो ये उस टाइम पे डिपेंड करती है, उसकी जो विड्थ ऑफ द पल्स है वो कितना चौड़ा होगा, कितनी स्क्वायर वेव की विड्थ ज़्यादा होगी, वो उसकी Q2 की कंडक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट इन टर्न डिपेंड्स ऑन द इनपुट वोल्टेज विद इन द लिमिट्स इम्पोज्ड बाय द इमीटर रजिस्टर। वो जो इमीटर रजिस्टर के थ्रू आप इनपुट वोल्टेज उसको प्रोवाइड करेंगे, वो उसके ज़रिए से वो उस पर भी डिपेंड करती है इसकी आउटपुट की पल्स की विड्थ। और यूजेज इसके क्या है कि इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज फॉर द वेव शेपिंग में यूज़ होता है। श्मिट ट्रिगर जो है
इट कैन कन्वर्ट्स द इनपुट विद एनी वेव शेप और टॉर्न आउट पल्सेस को, यानी वॉर्न आउट जो पल्सेस होती हैं जो ख़राब हुई होती हैं पल्सेस, मतलब डिसरप्ट सी होती हैं, या आप कह लें कि जिनमें नॉन लीनियर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन वॉर्न आउट पल्सेस को ये शेप अप कर देता है और उनको एक शार्प लीडिंग और ट्रेलिंग एजेस देता है। और उसके अलावा ये शिमिर ट्रिगर सर्किट जो है इट इज़ ऑफन कॉल्ड स्केयरिंग सर्किट भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि स्केयर वेव प्रोड्यूस करते हैं, और इसको स्केयरर सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, तो चाहे आप इसे शिमिर ट्रिगर सर्किट कह लें, स्केयरिंग सर्किट कह लें या स्केयरर सर्किट कह लें, तो ये एक ही बात होती है। फिर इट कैन चेंज द स्टेट अकर्स व्हेन एवर द इनपुट क्रॉसेज अ ट्रिगर पॉइंट। तो जब भी एक इनपुट ट्रिगर पॉइंट से गुजरेगा ये उसकी स्टेट को चेंज कर देगा, यानी 0 से 1 और 1 से 0 स्टेट में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी आप उसको, शिमिर ट्रिगर इज ऑफन यूज्ड एज अ लेवल डिटेक्टर। लेवल डिटेक्टर का मतलब है कि आप पल्स, जो डिफरेंट पल्स हैं, उन पल्स की हाइट को आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ पल्स हाइट डिस्क्रिमिनेटर, यानी उनको डिस्क्रिमिनेट कर देता है, उनमें डिफ्रेंशिएट कर देता है कि पल्स की हाइट में क्या डिफरेंस है। तो ये उसके हमने यूजेस भी देख लिए। तो ये जो शिमिर ट्रिगर सर्किट है, ये या स्केयरिंग सर्किट या स्केयरर सर्किट है, ये यूज़ होता है और एक एप्लीकेशन है, मॉडल एप्लीकेशन है हमारे पास फॉर द बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो जिसमें जब भी कोई हाफ पल्स गुजरेगी, पॉजिटिव हाफ पल्स गुजरे या नेगेटिव हाफ पल्स गुजरे, तो वो एक ट्रिगर होगा। तो जब भी ट्रिगर होगा तो आपके पास क्या होगा कि उसकी जो वेव है उसकी एक तो शेप भी चेंज हो रही है इसके अंदर, और साथ साथ क्या हो रहा है कि उसकी स्टेट्स चेंज होंगी। यानी Q1 की जो इनिशियल स्टेट जो भी आपकी होगी, अगर Q2 सैचुरेशन से वो कट ऑफ में और Q1 कट ऑफ से सैचुरेशन में, तो हर ट्रिगर के वक्त उसकी जो स्टेट है वो रिवर्स हो जाएगी। और जब एक ट्रिगर के बाद नेक्स्ट ट्रिगर मिलेगा तो वो अपनी इनिशियल स्टेट पे जो है वो उसको रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो ये तो आपका शिमिर ट्रिगर सर्किट था, जिस जो एप्लीकेशन है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो है हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जो हमारे बुक में था, जिसको हमने आगे जो है वो करना है, कंटिन्यू करना है। तो मोनोस्टेबल में मैंने आपको जैसे बताया था कि 1 स्टेबल स्टेट होती है, और 1 स्टेबल स्टेट का मतलब है वेयर वी हैव two inverters in a closed loop with positive feedback path between the output of the inverter 2 and the input of the inverter 1 consisting of the AC path provided by the capacitor। अच्छा, इसमें अब कैपेसिटर लगेगा क्योंकि हमारा बाइस्टेबल में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगता था। मोनोस्टेबल में चूंकि एक स्टेबल स्टेट है तो एक कैपेसिटर जो है वो हम इसमें यूज़ करते हैं। और इसके लिए ये जो सर्किट है ये हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये आपका एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर 1 और 2, और एक कैपेसिटर अब हमने इसमें यूज़ किया बिकॉज इट इज़ अ मोनोस्टेबल। और इसमें जो है ये इनपुट पल्स आप इधर ये दे रहे हैं, ये सिग्मा का निशान जो है ये मिक्सर को शो कर रहा है, क्योंकि आप जो आउटपुट ऑफ ए जो है वो इनपुट ऑफ बी पे देते हैं, और बी के जो आउटपुट को इनपुट ऑफ ए पे देते हैं थ्रू कैपेसिटर सी। अगर इसको इन डिटेल देखना चाहें इसकी सर्किट डायग्राम, तो वो इस तरह से है कि आपके पास 2 ट्रांजिस्टर, उसी तरह आपने Q1 और Q2 लगाए हैं। Q1 जो है वो आपका क्या है, अगर इनिशियल स्टेट में जो रेगुलर इनिशियल स्टेट है वो Q1 कट ऑफ पे है, यानी 0 वोल्ट पे, और Q2 जो है वो सैचुरेशन में लगाया हुआ आपने। और ट्रिगर आप इसको कहाँ से दे रहे हैं, ट्रिगर की पल्स जो है ये आप इसको Q2 पे सप्लाई कर रहे हैं ना, ये इस तरफ ट्रिगर पल्स आपने रखी हुई। तो जो भी ट्रिगर आप करेंगे वो Q2 पे, यहाँ Q2 की बेस पे आप ट्रिगर करेंगे उसको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने ये पॉइंट ए है, Q1 का पॉइंट ए, जब ये कट ऑफ होगा Q1, तो हमने अभी शिमिर ट्रिगर में भी देखा कि Q1 जब कट ऑफ पे होगा तो ए पॉइंट जो है वो आपका प्लस VCC पे होता है, क्योंकि ए पॉइंट जो कि एट द कलेक्टर ऑफ Q1 लगा हुआ है, बेसिकली वो क्रॉस कनेक्टेड है किसके साथ, बेस ऑफ Q2 के साथ ना। तो बेस ऑफ, चूंकि Q2 सैचुरेशन में है, तो ये आपने ये जो बेस ऑफ Q2 के साथ इसको कनेक्ट किया, तो ए पॉइंट जो है वो प्लस VCC पे होगा। इसी तरह Q1 की जो बेस है वो कनेक्टेड है बी पॉइंट से ना, तो जब ये कट ऑफ पे है Q1 तो आपका Q2 सैचुरेशन में था, तो ये जो इसकी कट ऑफ की वजह से Q1 की कट ऑफ 0 वोल्ट है वो आपको बी पे मिल जाएगी। सो बी पॉइंट जो है वो आगे से 0 वोल्ट पे होगा थ्रू रजिस्टर R1। ठीक है, एक कैपेसिटर आपने इस सर्किट में लगाया जो हमने पॉइंट ए पे लगाया हुआ है, और उसके बाद ये RL जो है लोड रेजिस्टेंस, इस तरफ भी ए पॉइंट पे भी और बी पॉइंट पे भी 2 लोड रेजिस्टेंस आपने लगाए हैं, और ये एक रजिस्टर R है जिसके क्रॉस उसको हमने टोटली सारी रेजिस्टेंसेस को प्लस VCC जो है वो सप्लाई कर दी है। तो ये इसका टोटल सर्किट है। हाँ, अगर हम देखें तो बाइस्टेबल में हम दोनों तरफ से ट्रिगर सप्लाई कर सकते थे, एस पॉइंट से भी ट्रिगर सप्लाई कर सकते थे, आर पॉइंट से भी ट्रिगर सप्लाई कर सकते थे थ्रू रजिस्टर R5 एंड R6। लेकिन यहाँ पे यानी Q1 को भी आप पल्स दे सकते थे, Q2 को भी पल्स दे के ट्रिगर करके तो आप स्टेट चेंज कर सकते थे। यहाँ पे हम एक तरफ से सिर्फ ट्रिगर कर रहे हैं और वो Q2 पे ट्रिगर हम कर रहे हैं, उधर से हम पल्स उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। यानी स्टेट चेंज करने का मतलब है कि अगर इनिशियल स्टेट पे हमने कहा कि Q1 कट ऑफ में है, जो कि उसकी रेगुलर इनिशियल स्टेट ये होती है कि Q1 शुरू में कट ऑफ
ऑफ पे होता है और Q2 सैचुरेशन में होता है। तो फिर हम जब ट्रिगर करेंगे तो Q2 जो है सैचुरेशन से कट ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा और Q2 के सैचुरेशन से कट ऑफ में होने की वजह से B पॉइंट प्लस VCC पे हो जाएगा, ठीक है, 0 से प्लस VCC। और इसी तरह जब Q1 जो है कट ऑफ से सैचुरेशन में आएगा तो इसका A पॉइंट जो है वो 0 वोल्ट पे आ जाता है क्योंकि क्रॉस कनेक्शन है आपस में, ठीक है। तो जो इसका कट ऑफ है वो A को मिल जाएगा और जिसकी सैचुरेशन है वो B को मिल जाएगी। तो ये आपका मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है आपका हमने देखा, उसमें हमने कहा कि नेगेटिव पल्स जो है विल टर्न द Q2 टू ऑफ कंडीशन। जैसे कि मैंने कहा अगर आप इधर नेगेटिव पल्स Q2 पे देंगे तो वो उसको सैचुरेशन से कट ऑफ में ले आएगा। एज इट्स कलेक्टर करंट ड्रॉप्स द वोल्टेज, और फिर इसकी जो कलेक्टर करंट है उस पर जो है वो जो वोल्टेज ड्रॉप एट द B हो रही थी एंड बेस ऑफ द Q1 राइजेस टू प्लस VCC। और फिर वो क्या, जब ये सैचुरेशन से कट ऑफ पे जाएगा तो आपके पास जो उसकी कलेक्टर करंट है वो ड्रॉप करेगी। और मैंने अभी उसमें बायस टेबल में भी आपको बताया था कि जब आपकी कलेक्टर करंट ड्रॉप करती है तो इसका मतलब है वोल्टेज राइज करती है, क्योंकि करंट और वोल्टेज का इन्वर्स रिलेशन है ना। तो आपकी जब इसकी कलेक्टर की करंट ड्रॉप करेगी तो आपकी वोल्टेज इंक्रीज करेगी, ठीक है। और वो वोल्टेज इंक्रीज करके आपकी Q1 जो है वो राइजेस हो जाएगी टू प्लस VCC ना। तो आपकी ये जो Q1 जो पहले कट ऑफ में था अब वो 0 वोल्ट से प्लस VCC में, यानी वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, ठीक है। और टर्निंग Q1 ऑन, और उसकी वजह से आपका Q1 जो वो ऑन हो जाएगा एज Q1 करंट राइजेस। फिर इसी तरह जब Q1 की कलेक्टर करंट जो है वो राइज द वोल्टेज एट द A फॉल्स फ्रॉम प्लस VCC टू 0। तो जब उसकी Q1 की करंट राइज करेगी कलेक्टर पे तो उसकी जो प्लस VCC A पॉइंट पे वोल्टेज थी अब वो ड्रॉप होके 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली, और जब ये 0 हो जाएगी वोल्टेज एट द पॉइंट A 0 हो जाएगी, ये 0 किसको मिल जाएगा, Q2 को, और Q2 जो है वो कट ऑफ पोजीशन में जो है वो चला जाएगा। तो ये जो दोनों की स्टेट्स हैं, ये मैंने जैसे B जो है ये जो है Q2 ये सैचुरेशन से जब आप ट्रिगर देंगे इधर तो Q2 सैचुरेशन से कट ऑफ में हो जाएगा और Q1 जो है वो 0 वोल्ट से ऑन स्टेट में या प्लस VCC में चला जाएगा, कट ऑफ से सैचुरेशन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास ये जो Q2 का B पॉइंट है जो पहले 0 वोल्ट पे था वो आपके पास अब क्या आ जाएगा, वो हो गया अब आपके पास जब ये कट ऑफ हुआ तो वो अब ये जो प्लस VCC है ये इसी को मिलेगी ना B को। तो B जो है वो 0 वोल्ट से प्लस VCC में आ गया और ये जो कट ऑफ की कंडीशन है यानी 0 वोल्ट की कंडीशन वो अब Q2 से किससे कनेक्टेड है, A से। तो जो प्लस VCC था अब वो क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। तो ये स्विचिंग हो जाएगी इसकी दोनों की, ठीक है। तो ये इस तरह चुके ये इंटरकनेक्ट। अब इसकी अगर ट्रिगर पल्स देखें, ये एक ट्रिगर पल्स है जो हम इधर सप्लाई कर रहे हैं ना कैपेसिटर से के क्रॉस या कैपेसिटर के थ्रू हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। तो टाइम टी इक्वल ये एक ट्रिगर स्क्वायर वेव है जो हम ट्रिगर पल्स इधर दे रहे हैं और उस ट्रिगर पल्स की वजह से आपका इस तरह से जो आपकी VBE है वो दिखाई गई है और आपकी माइनस VCC से टू प्लस VCC ये इस तरह से वेव जो है उसकी शेप चेंज होगी और आपकी एट पॉइंट A जो है अब आपकी वो कैसे आ जाएगी, पॉइंट A पे सैचुरेशन आ जाएगी ट्रिगर देने से। तो पॉइंट A अगर सैचुरेशन स्टेट में है तो इस तरह प्लस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा और पॉइंट B जो है अगर उस पर हम देखेंगे कि VCE सैचुरेशन में तो B पॉइंट पे वो इस तरह नेगेटिव की यानी नीचे की तरफ होगी यानी नेगेटिव साइड पे होगी, ठीक है। तो A पॉइंट पे अगर हम सैचुरेशन देखेंगे तो वो पॉजिटिव स्केयर वेव ऊपर की तरफ आपको मिलेगी। B पॉइंट पे अगर सैचुरेशन देख रहे हैं तो वो नेगेटिव साइड पे नेगेटिव पल्स की मतलब जब हाफ पल्स जो हाफ ऑफ द वेव गुजरेगी ना तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो ऊपर की तरफ और नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो उसका नीचे की तरफ सैचुरेशन शो करता है। तो ये दोनों पॉइंट्स A और B को हमने देख लिया। पॉजिटिव वोल्टेज A पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज ऊपर वाली सैचुरेशन को शो करेगा और B पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज जो है नीचे वाली सैचुरेशन को यानी नेगेटिव साइड पे जो सैचुरेशन होती है उसको शो करता है। तो ये हमने इस ट्रिगर पल्स की वजह से देख लिया कि क्या इफेक्ट होगा उसका। सो ट्रांजिस्टर Q2 जो है इज हेल्ड ऑफ अंटिल द कैपेसिटर C कैन रीचार्ज और ये तब तक ऑफ रहेगा क्योंकि इसमें एक स्टेबल स्टेट है ना। तो इसमें जब इसमें वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का इफेक्ट आता है कैपेसिटर का, एक कैपेसिटर आपने लगाया हुआ है तो जब तक वो तब तक ऑफ रहेगा Q2 आपका जब तक कि यानी हमने उसको ट्रिगर दे के कट ऑफ किया ना, पहले वो सैचुरेशन में था तो वो तब तक ऑफ रहेगा जब तक कि वो दोबारा से रिचार्ज नहीं हो जाता। So when the base of the voltage of the Q2 rises to 0, turns on and Q1 goes to cut off and the original stable state जो है वो आपकी दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी।
सो द विड्थ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द पल्स, ये जो आपको नजर आ रही है, ये जो चौड़ाई है पल्स की, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी विड्थ जो है वो उसके टाइम डिले को शो कर रही है, यानी जितने टाइम में आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो टाइम वो ले रहा है, वो उसकी विड्थ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द पल्स को जो है वो शो करेगी। और एज Q1 करंट राइजेज, द वोल्टेज ए जो है वो फॉल करेगी VCC से 0, और टू दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड थ्रू C टू द बेस ऑफ Q2 प्लेसिंग इट इन ऑफ कंडीशन। की विड्थ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द पल्स है वो टाइम डिले को शो करता है, और वो जो टाइम डिले है वो इस फॉर्मूले से आप निकालते हैं। आपने पहले भी इंटर की क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल टू RC वाला ना, टाइम कांस्टेंट जिसको हम कहते थे। तो इसमें अब 0.7 टाइम्स है, वो बेसिकली वो वैल्यू होती थी 0.693 करके ना, जिसको उन्होंने राउंड ऑफ करके 0.7 कह लिया, ठीक है। तो वो T इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ RC। R और C क्या है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, ठीक है। सो दिस शोज दैट द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ द Q2 थ्रू, दो इट कैन आल्सो बी टेकन फ्रॉम द पॉइंट A ऑफ Q1। सो मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वन आउटपुट पल्स ऑफ एवरी इनपुट ट्रिगर पल्स इट रिसीव्स, इट इज कॉल्ड वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर। सिंगल शॉट भी कहते हैं, क्योंकि ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है तो इसको हम सिंगल शॉट या वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। और इसमें जो टाइम कांस्टेंट है वो आप इस फॉर्मूले से T इज इक्वल टू 0.693 या 0.7 टाइम्स ऑफ RC से आप निकाल सकते हैं। इसके यूजेस क्या हैं, आउटपुट ऑफ A और B कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, एक वक्त में एक 0 होगा एक 1 होगा। इट इज़ यूज फॉर रीजनरेटिंग ओल्ड एंड वॉर्न आउट पल्सेस, जो खराब पल्सेस होती हैं उनको रीजनरेट करने के लिए यूज़ होता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू जनरेट न्यू क्लीन एंड शार्प पल्सेस फ्रॉम दिस डिस्टॉर्टेड एंड यूज्ड वंस। जो पल्सेस हैं उनसे नई और क्लीन और शार्प पल्सेस जो है वो आप प्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में आ जाता है आस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। आस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, आ का मतलब मैंने आपको बताया था, इट मीन्स कि कोई स्टेबल, नो। तो जब आस्टेबल है तो इसका मतलब है कि नो स्टेबल स्टेट, इसमें कोई स्टेबल स्टेट मौजूद नहीं है आस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में। और इसमें आपके पास दो कैपेसिटर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। दोनों में क्योंकि स्विचिंग टोटली अब डिपेंड करेगी कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे। इसकी अगर हम सर्किट डायग्राम अब हम देखें तो वो देखें कि Q1 और Q2 इसी तरह दो ट्रांजिस्टर हैं। Q1 जो है दोनों NPN ट्रांजिस्टर्स हैं, दोनों की बेसिस के साथ ये इंटरकनेक्शन हमने किया हुआ है। इसकी बेस Q1 की बेस जो है वो Q2 के कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है, और Q2 की बेस जो है वो Q1 के कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है थ्रू जो कैपेसिटर्स हैं। अब दो कैपेसिटर्स इसमें आ गए C1 एंड C2। C1 कैपेसिटर जो है वो A पॉइंट पर लगा हुआ है, C2 कैपेसिटर जो है वो B पॉइंट पर लगा हुआ है, और दोनों के A के ऊपर और B के ऊपर लोड रेजिस्टेंसेज हैं, और बीच में जो है वो R1 और R2 दो रेजिस्टेंसेज, और ये सारे रेजिस्टेंसेज को आपने पॉजिटिव VCC जो है वो सप्लाई की है। और नीचे जो आपका Q1 और Q2 हैं ये दोनों जो है वो ग्राउंडेड है, ठीक है। तो अब शुरू में जो अगर हम इसकी इनिशियल पल्स लें तो इनिशियल पल्स अगर हम देते हैं कि एट टाइम T इज इक्वल टू 0 पे आपका Q1 जो है वो कट ऑफ पे है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जब Q1 कट ऑफ पे है तो उस वक्त आपका Q2 जो है वो कंडक्ट करेगा, यानी वो ऑन कंडीशन में होगा। अब Q1 के कट ऑफ पे होने से आपको क्या होगा कि आपका ये जो 0 वोल्ट है, कट ऑफ मतलब 0 वोल्ट, वो कट ऑफ 0 वोल्ट किसको जाके मिलेगा, वो पॉइंट B को जाके मिलेगा, क्योंकि Q1 इज कनेक्टेड थ्रू द पॉइंट B ना। तो आपने Q1 को कनेक्टेड किया तो जो कट ऑफ इसका है 0 वोल्ट वो जाके मिलेगा पॉइंट B पे, और Q2 जो कि कंडक्ट कर रहा है ऑन स्टेट में है उसका जो प्लस VCC है वो इसके थ्रू वो पॉइंट A पे मिलेगा। तो A पे जो प्लस जो VCC मिल रहा है, चाहे वो प्लस VCC हो चाहे वो माइनस VCC हो, अगर वो नेगेटिव है तो हम उसको माइनस VCC भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये आपका Q2 जो है वो जाके मिल रहा है उसके चूँकि कनेक्टेड है A पॉइंट से, तो ये आप पॉइंट A पे जो है वो इसका VCC जो है वो A पॉइंट पे मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने ये टाइम T इक्वल टू 0 पे अगर Q1 आपका कट ऑफ था तो उस वक्त जो आपका Q2 था उस वक्त वो कंडक्ट कर रहा था। उसके बाद जो सेकेंड हाफ पल्स गुजरेगी, यानी आप टाइम T इक्वल टू T1 के लिए उस वक्त Q1 जो पहले कट ऑफ था वो ऑन हो जाएगा, व्हेन C1 जो है वो चार्ज करेगा फ्रॉम माइनस VCC टू 0, और जब C1 चार्ज करेगा और उसकी जो वोल्टेज वो राइज करेगी माइनस VCC पे से 0 की तरफ, तो उस वक्त जो आपका Q2 है जो पहले कंडक्ट कर रहा था अब वो ऑफ कंडीशन में आ जाएगा टाइम T इक्वल टू T1 में, और वो जब ऑफ कंडीशन पे आ जाएगा तो इट मीन्स कि वो जो है वो डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो जो चार्ज हो रहा है, जो जिसने चार्जिंग करनी है वो जो चार्जिंग करेगा कैपेसिटर C1 अगर चार्ज हो रहा है तो वो माइनस उसकी वोल्टेज राइज करेगी माइनस VCC से 0 की तरफ, और जो आपका दूसरा जो पहले कंडक्ट कर रहा था अब वो कट ऑफ कंडीशन में आ जाएगा एट टाइम T इक्वल टू T1, तो वो अब डिस्चार्जिंग करेगा, ठीक है। तो एक वक्त में एक कैपेसिटर ने चार्ज करना है
और दूसरे ने डिस्चार्ज करना है। जो चार्ज करेगा, अगर शुरू हम ये कह रहे हैं कि अगर C1 चार्ज कर रहा है तो वो माइनस VCC से 0 पे चार्ज करेगा और उस वक्त C2 डिस्चार्ज करेगा, ठीक है ना। तो ये इसकी कंडीशन है। और ये जो C1 जब चार्ज करेगा तो उस वक्त टाइम क्या होगा, उस वक्त टाइम T=T1 होगा। यानी इनिशियल कंडीशन ये थी कि आपका Q1 कट ऑफ पे था ना, तो Q1 कट ऑफ का मतलब था कि आपका C1 डिस्चार्ज कर रहा था और Q2 उस वक्त कंडक्ट कर रहा था। इट मीन्स आपका C2 जो है वो उस वक्त चार्ज कर रहा था, ठीक है ना। तो ये इस तरह की कंडीशन है। अगर हम इसको, अब ये इन्होंने लिखा हुआ यहाँ पे कि अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम द बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाय रिप्लेसिंग द फीडबैक रजिस्टर विद द कैपेसिटर्स। अब जो फीडबैक रजिस्टर्स थे यहाँ पे उनकी जगह हमने कैपेसिटर लगा दिए और आप देखें यहाँ पे कोई ट्रिगर पल्स नहीं है, ना ही Q1 पे हमने कोई ट्रिगर पल्स दी है, ना ही Q2 पे कोई ट्रिगर पल्स सप्लाई करेंगे। अगर आप बायस्टेबल में देखें ना तो हम दोनों तरफ से ट्रिगर पल्स दे रहे थे। S पॉइंट से भी ट्रिगर पल्स दे रहे थे Q1 पे और Q2 को भी ट्रिगर पल्स दे रहे थे थ्रू पॉइंट R, क्योंकि वो बायस्टेबल था। उसमें दोनों तरफ से स्टेबल स्टेट ने चेंज ही नहीं होना था जब तक आपने ट्रिगर पल्स नहीं देनी थी। तो हम S से भी ट्रिगर दे रहे थे Q1 को और R से ट्रिगर दे रहे थे थ्रू रजिस्टर R6 टू Q2। जबकि मोनोस्टेबल में आपने देखा था सिर्फ एक साइड से आप ट्रिगर पल्स दे रहे थे क्योंकि वो मोनोस्टेबल था, तो उसमें आप ट्रिगर और एक कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहा था, तो आप उसमें सिर्फ Q2 को ट्रिगर दे रहे थे, Q1 पे ट्रिगर नहीं दे रहे थे। जबकि अस्टेबल में, जिसमें कोई स्टेबल स्टेट नहीं होती, ये खुद ही ऑसिलेट करता रहता है 0 से 1 और 1 से 0 में, तो इसे किसी ट्रिगर की ज़रूरत ही नहीं है। तो ना आप Q1 पे कोई ट्रिगर पल्स देंगे ना Q2 पे कोई ट्रिगर पल्स देंगे, ठीक है। सो विद फीडबैक सप्लाइड बाय द कैपेसिटर देयर इज नो स्टेबल स्टेट, चूंकि इधर कोई स्टेबल स्टेट नहीं है फॉर द सर्किट एंड ये खुद ही ऑसिलेट करेगा विद अ स्क्वायर वेव आउटपुट एट द B एंड कंप्लीमेंटेड स्क्वायर वेव आउटपुट एट A, ठीक है। तो जो स्क्वायर वेव अगर B पे स्क्वायर वेव है इस तरह से, तो आपकी कंप्लीमेंटेड स्क्वायर वेव यानी ऑपोजिट जो उसका रिवर्स होगी, अगर ये क्रेस्ट है तो A पे जो है वो उसका ट्रफ होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने आपको बता दिया कि कंसीडर Q1 जस्ट टर्नड ऑफ। अगर आप शुरू में Q1 को आप टर्नड ऑफ ले रहे हैं एट टाइम T=0 पे, यानी कट ऑफ ले रहे हैं, तो उस वक्त जो बेस वोल्टेज ऑफ Q1 है वो राइज करेगी फ्रॉम माइनस VCC टूवर्ड्स 0। तो जब ये कट ऑफ पे है तो उसकी बेस वोल्टेज माइनस VCC से 0 की तरफ राइज करेगी एज C1 चार्जेस, क्योंकि फिर C1 जब ये कट ऑफ कंडीशन में आएगा तो C1 चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब C1 जैसे जैसे चार्ज होगा आपकी बेस की जो वोल्टेज है Q1 की वो माइनस VCC से 0 की तरफ चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और व्हेन VBE जो है रीच टू 0 वोल्ट, और जैसे ही उसकी बेस मीटर की जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट पे जो है वो आ जाएगी, ये जो इस पॉइंट B के ऊपर आ रहा है, तो Q1 जो है वो आपका टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। यानी इसने अपनी 0 वोल्ट जो कट ऑफ की कंडीशन है जब वो B पॉइंट को प्रोवाइड कर दी, तो ये जो है आपका Q1 वो साथ ही वो टर्न ऑन हो गया, ठीक है। एंड जो Q2 है जो पहले कंडक्ट कर रहा था वो अब टर्न ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन एट टाइम T=T1 के ऊपर। तो टाइम T=0 पे Q1 कट ऑफ था, Q2 कंडक्ट कर रहा था। टाइम T=T1 पे ऑपोजिट कंडीशन होगी, Q1 अब आपका टर्न ऑन हो गया और यानी कंडक्ट करेगा, और जो Q2 है वो अब आपका रिवर्स बायस हो गया, जो कि पहले कंडक्ट कर रहा था अब वो ऑफ हो गया या रिवर्स बायस हो गया या वो अब कट ऑफ हो गया एट टाइम T=T1 पे। तो ये तो आफ्टर एवरी हाफ पल्स, जैसे ही वो पल्स गुजरेगी एक पल्स से अगली पल्स में खुद ही अब स्विचिंग, ऑटोमेटिक स्विचिंग हो रही है विदाउट एनी ट्रिगर। सो द साइकिल रिपीट्स एट C2 चार्जेस। अब साइकिल रिपीट करेगा, अब C2 चार्ज करेगा, पहले C1 चार्ज कर रहा था अब C2 चार्ज करेगा, आफ्टर विच Q1 एंड Q2 अगेन स्विच करके अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने बात अब की बताई है कि पहले C1 चार्ज कर रहा था, Q1 कट ऑफ था और Q2 कंडक्ट कर रहा था, ठीक है। A पॉइंट VCC पे था और B 0 वोल्ट पे था। अब जब एक आपने जो है वो स्विचिंग हुई है, यानी आपसे जो आपका जब C1 ने फुली चार्ज हो गया माइनस VCC से 0 की तरफ, तो खुद ब खुद बगैर किसी ट्रिगर के सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। Q1 कंडक्ट करने लग जाएगा, Q2 कट ऑफ हो जाएगा सेकंड पल्स पे यानी T=T1 के ऊपर, और C1 जो पहले चार्ज कर रहा था वो डिस्चार्ज करेगा, और C2 जो है वो जो पहले डिस्चार्ज कर रहा था अब वो चार्ज करने लग जाएगा, ठीक है। और जो A पॉइंट जो पहले VCC पे था वो 0 वोल्ट पे आ जाएगा, और जो B पॉइंट पहले 0 वोल्ट पे था अब वो VCC पे आ जाएगा। तो ये जो ऑफ टाइम है यानी डिले टाइम जिसको हम कहते हैं, जैसे हमने ऊपर अभी उसके लिए T=0.7 टाइम्स ऑफ RC से निकाला है, इसी तरह वो तो चूंकि मोनोस्टेबल था ना, ये अस्टेबल है, तो इसके लिए 2 दफ़ा आप टाइम इसमें आएगा ना, C1 और C2 दोनों का। C1 का जो टाइम कॉन्स्टेंट है T1=0.7 टाइम्स ऑफ R1 C1,
इस तरह आ जाएगा। और जो C2 के लिए जो टाइम कांस्टेंट है Q2 ट्रांजिस्टर के लिए, वो T2 इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ R2 C2। ठीक है, तो ये इस तरह से ये दोनों की इस कैपेसिटर जो है C1 और ट्रांजिस्टर Q1 के लिए T1 से आ जाएगा, और जो ट्रांजिस्टर Q2 और C2 की चार्जिंग के लिए जो टाइम कांस्टेंट है वो इस तरह T2 से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो टोटल टाइम पीरियड ऑफ द वेव है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी टोटल टाइम पीरियड T शुड बी इक्वल टू T1 प्लस T2। दोनों को हम सम अप करेंगे, दोनों की वैल्यूज को, और इसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर हम निकालें तो F इज इक्वल टू 1/0.7 टाइम्स ऑफ इन दोनों का सम, क्योंकि फ्रिक्वेंसी होता है ना 1 ओवर टाइम पीरियड। तो ये जो हमने टाइम की टोटल वैल्यू निकाली है, हम F इज इक्वल टू 1/T का फार्मूला लगा के हम उसकी फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। और अगर R1 R2 के बराबर होगा, यानी R के बराबर, और C1 C2 विच इज इक्वल टू C के बराबर हो जाएगा, अगर ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे तो उस वक्त हम इस फार्मूले को रिड्यूस करके R1 C1, अगर R1 और R2 बराबर हैं और C1 और C2 बराबर हैं, तो फिर हमारे पास जो फाइनल जो फ्रिक्वेंसी आएगी आर स्टेबल के लिए, F इज इक्वल टू 1/0.7 टाइम्स ऑफ 2RC बन जाएगा ये। ठीक है, और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 0.7 को, दिस इज 1.4, सो ये आपके पास आ जाएगा 1/1.4 टाइम्स ऑफ RC। सो दिस इज द फाइनल फ्रिक्वेंसी की जो रिलेशन आपने निकाली है आपके अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए, जिसकी ये आउटपुट पल्सेस इन्होंने दिखाई हुई है आपको, कि ये आपके पास ये स्क्वायर वेव है, ये इस तरीके से ये प्लस VCC में टाइम T इज इक्वल टू 0 के ऊपर किस तरह से आ रही है स्क्वायर वेव। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी टाइम T इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ये अगर ये पॉजिटिव पल्स है एट पॉइंट A, तो उस वक्त जो आपकी टाइम T इज इक्वल टू 0 पे B पे जो कंडीशन होगी वो इसके रिवर्स होगी। T इज इक्वल टू 0 पे जो कंडीशन थी अगर पॉइंट A पे, तो वो पहले क्रस्ट की तरफ फॉर्म आ रही थी, फिर ट्रफ की फॉर्म आ रही थी। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट B की कंडीशन जो VB होगी वो कैसी होगी, पहले इसमें ट्रफ आएगी और फिर इसमें क्रस्ट आएगी। ठीक है, तो ऑपोजिट इसकी सिचुएशन होती है। और जब इसकी पल्सेस में से जो हम देखेंगे कि अगर इसकी इस तरह से जो टाइम T इज इक्वल टू T1 के ऊपर हम देखेंगे, तो ये इसकी बनेगी, अगर ये क्रस्ट था तो ये ट्रफ बन जाएगा, और जो ट्रफ था वो क्रस्ट की फॉर्म बनेगी। इसी तरह अगर ये ट्रफ था तो ये क्रस्ट की फॉर्म बनेगी, और अगर ये क्रस्ट था तो ये ट्रफ की फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो ये आपके दोनों हमने सिचुएशन देख लिया वेव फॉर्म अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की। और ये आपका फाइनल टॉपिक था इस चैप्टर का, जिस पे हमने जितने भी मल्टी वाइब्रेटर थे वो देख लिए। अब इसके आगे ये जो आपका इंटीग्रेटर है, ये आपके सिलेबस में नहीं है इंटीग्रेटर वाला सर्किट। और साथ ही इसकी जो 1-2 एग्जांपल्स हैं, जो आप, अगर ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर देखिएगा कि व्हाट इज़ मेंट बाय फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप हमने कहा था बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, क्योंकि ये जब भी हम इसको ट्रिगर पल्स देते हैं तो ये उससे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में फ्लिप कर जाता है ना, तो 0 से 1 और 1 से 0 में स्विचिंग हो जाती है इसकी। फिर व्हाट आर द यूजेस ऑफ बाइस्टेबल की यूजेस जो हैं वो हमने टाइमिंग सर्किट्स में फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पे और कंप्यूटर मेमोरी सर्किट्स के अंदर यूज़ होता है। वाई मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज सो कॉल्ड, उसको मोनोस्टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक स्टेबल स्टेट होती है, और आउटपुट पल्स फॉर एवरी इनपुट ट्रिगर जो है पल्स इट रिसीव्स इट इज कॉल्ड मोनो और वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, क्योंकि इसमें 1 आउटपुट पल्स मिलती है हर एवरी इनपुट ट्रिगर पल्स के लिए, और एक ही ट्रिगर होता है इसमें। ठीक है, बाइस्टेबल में 2 स्टेबल स्टेट्स होती है, तो दोनों साइड से हम ट्रिगर करते थे Q1 को भी और Q2 को भी। मोनोस्टेबल में चूंकि सिंगल शॉट है ये, तो इसमें 1 आपका ट्रिगर पल्स आप देंगे, Q2 के ऊपर हमने इसको दिया था। ठीक है, तो ये व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द मल्टी वाइब्रेटर के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। तो दीज डिवाइसेज आर वेरी यूजफुल एज अ पल्स जनरेटिंग में, स्टोरिंग में, काउंटिंग में सर्किट्स में, और दे आर बेसिकली 2 स्टेज एम्पलीफायर्स होते हैं विद पॉजिटिव फीडबैक, ऑसिलेटर के तौर पे काम करते हैं ना, तो ये पॉजिटिव फीडबैक में इस्तेमाल होते हैं, और आउटपुट ऑफ वन एम्पलीफायर टू द इनपुट ऑफ अदर आप इसमें स्विचिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। और बुलियन इक्वेशन उन्होंने कहा जी, अगर आपका आउटपुट y है, एवेल्यूएट C व्हेन a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1, तो ये अगर a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 1 है, तो आपका C जो है वो 1 में किस तरह आएगा। तो ये उस तरह आप इसकी ये फिगर उन्होंने आपको दी हुई है, तो आप इसको इस फिगर को वैल्यूएट कर सकते हैं। जब आप एंड गेट लगाते हैं तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो y शुड बी इक्वल टू a इंटू a डॉट b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और आगे चूंकि आपने और गेट लगाया हुआ है तो इन यहाँ से इन दोनों के आउटपुट से आपको ए बी अब मिल जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके, एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, और ये ए बी जब आप इसको देंगे तो ये सी के साथ ऐड हो जाएगी। सी आप इनपुट दे रहे हैं और ये ए बी इसको दे रहे हैं ना, तो वाई पे वाई बराबर होगा ए बी प्लस सी। ठीक है, को सबको ऐड करके आ जाएगा, क्योंकि एंड जो और गेट है उसका काम होता है वो
ऐड कर देता है। तो अब अगर सबकी अगर आप वैल्यूज़ डालें कि आपके पास ए जो है वो 0 है और बी जो है वो 1 है और सी जो है वो 1 है, तो ये आपने लॉजिक एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज़ डालनी, तो आपके पास आउटपुट जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने आपको दी है। भाई ये मैं भी आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें दे दें। और उसके बाद ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें अभी आपने अभी ये पढ़ा है कि आस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है उसमें आपने अगर R1 R2 और C1 C2 आपको गिवन हो तो आप फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन कैसे निकालते हैं। तो वो ये जो फार्मूला भी आपने पढ़ा है, ये लास्ट फार्मूला फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन का कि F इज इक्वल टू 1/0.7 टाइम्स ऑफ R1 C1 प्लस R2 C2, ये फार्मूला आप इधर यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये फार्मूला यूज़ करके हमने जो वैल्यूज़ उन्होंने हमें पुट दी हुई थी हमने पुट कर दी। ठीक है, पिको फेरेड की बजाय हम लगाते हैं इंटू 10⁻12 की वैल्यू लगाते हैं उसकी, और जहाँ किलो ओहम आ रहा है तो उसकी जगह 10⁻3 आता है ना, किलो की प्रीफिक्स को खोल के फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन करके फाइनल आपकी जो हर्ट्स में जो है वो आ जाएगी फ्रिक्वेंसी। उसके बाद आपने टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन जो है फॉर आस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की निकाली, उसके लिए भी वही फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का वही फार्मूला जो भी आपने ऊपर पढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर टू बी यूज्ड इन आस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। कैपेसिटर की वैल्यू टू जो T1 इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ R1 C1, यहाँ से C1 आप निकाल सकते हैं। इसी तरह T2 इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ R2 C2, इधर से आप C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये हमने टोटल टाइम उन्होंने आपको दिया हुआ है जी, इसके अंदर R1 और R2 दोनों बराबर है 10 किलो ओम, और आपको जो 1 माइक्रो सेकेंड उन्होंने कहा ट्रेन ऑफ द पल्स जो है 1 माइक्रो सेकेंड की एट अ रेपिटेशन रेट ऑफ 100 जो किलो हर्ट्ज़ है उसके ऊपर। तो अगर हम इसको कंसीडर करें कि आपका जो T1 टाइम था वो 1 माइक्रो सेकेंड का था, जो टोटल टाइम है वो आपको कहाँ से मिलेगा, फ्रिक्वेंसी जो उन्होंने दी हुई है ना आपको 100 किलो हर्ट्ज़, उसको 1/, अगर आप फ्रिक्वेंसी को 1/1/f करें ना तो आपको T मिल जाएगा। तो T जो है वो 1/f से मिल जाएगा, 1/100 किलो हर्ट्ज़ से। तो यहाँ से आपको T मिल गया, और T बेसिकली सम है T1 और T2 का। तो यहाँ से आप T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग T माइनस T1 करके। तो T1 1 माइक्रो सेकेंड है, और इनको और T जो है वो आपके पास, इसको भी हमने माइक्रो सेकेंड्स की फॉर्म में निकाल लिया, और दोनों को सिंप्लीफाई करके आपके पास T2 की जो वैल्यू है ये वो आप इधर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से T1 और T2 की वैल्यूज पुट करके आप C1 C2 निकाल सकते हैं इन पिको फेरेड्स। तो ये एक सिंपल सी न्यूमेरिकल थी। और उसके बाद जो लास्ट न्यूमेरिकल है इसकी, उसमें भी वही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, उसमें उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, आस्टेबल मल्टी R1 और R2 भी दी हुई है, और C उन्होंने सेम दी हुई है। इट मीन C1 और C2 सेम होंगी। तो C1 और C2 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के फार्मूले में वो सेम है। R1 R2 की जो दो डिफरेंट वैल्यूज दिए हैं वो हम पुट करेंगे, और प्रीफिक्सेस को खोल के सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगी फॉर द आस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ये आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा एक टॉपिक था शिमिट ट्रिगर का, वो इसमें मौजूद नहीं था। वो मैंने जो आपको एक्स्ट्रा नोट्स दिए उनको आप PDF फॉर्म में प्रिंट करवा के अपने पास रखें, और अपनी इन नोट्स के साथ अटैच करें बुक के साथ, ताकि आपको आगे फर्दर कोई मसला ना हो। क्योंकि आगे जो मैंने फर्दर आपको कुछ और टॉपिक्स हैं जो बुक में नहीं है, तो वो भी मैंने आपको जो शेयर किए वो सारे आपके पास होंगे हार्ड फॉर्म में, हार्ड कॉपी की फॉर्म में, तो फिर आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। तो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक्स अब हमारे रह गए हैं ऑसिलेटर वाले चैप्टर में से, डैम्पिंग और अनडैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेटर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो भी उसके अलावा जो हमने टॉपिक्स करने हैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन वाला, और उसके अलावा आईसीज वाला जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाला कुछ टॉपिक्स हैं वो हमने क्लियर करने हैं। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो मैं आपको इन क्लास उसका बताऊंगी कि कैसे करना है। तब तक कोई बात अगर आपको ना समझ आए, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आल्सो मैसेज मी in our WhatsApp group. Take care. Allah Hafiz.